वेलकम बैक नाजरीन हाणे डॉक्टर साहब लाए कुछ तिखियूं ॻाल्हियूं। जी डॉक्टर साहब, अब ज़रा मुझे बताएं, सबसे पहले हम PMLN को डिस्कस करते हैं क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के 60% पॉपुलेशन पे हुकूमत भी उनकी है, वहाँ भी वही मसाइल हैं जो सिंध में हैं, दूसरे सूबों में हैं। अब PMLN के लिए कौन सा हल बेहतर होगा? देखिए, इसमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब हम हल की बात कर रहे हों तो ऐसा कोई हल पॉसिबल नहीं होता कि हम चाहें कि किसी पॉलिसी के तौर पर तमाम लोगों पर इमीडिएटली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। हर हल की कोई कॉस्ट पे करना पड़ती है और वो कॉस्ट पे करने के लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। तो किस पार्टी में कितनी विल पावर है, एक तबके का इंटरेस्ट जो होता है वो बाज़ औक़ात किसी दूसरे तबके का डीमेरिट्स हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। प्रायोरिटीज़ तय करनी होती हैं कि आपके लिए कौन सा तबका जो है किसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आप ने एक हल लेना हो जिसमें कि गुर्बत को कम करना हो और एक हल हो कि स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बचाना है, तो आपकी प्रायोरिटी आप किसको देंगे शॉर्ट टर्म में? लेकिन अगर हम माजी में देखें तो अब इनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहा है। बिल्कुल सही। और यकीनन पाकिस्तान में एक फेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ सिर्फ इंडिविजुअल्स को फ़वायद मिले, ना उनके एम्प्लॉइज़ को मिले, ना लेबर को मिले, ना डेली वेजेस वाले को मिले, ना ही जैसे उसे इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा मिला, किसी को नहीं मिला। सिर्फ चंद नूरे नज़र लोगों को नवाजा गया। इत्तेफाक फाउंड्री के भी केसेस पड़े हुए हैं अभी बहुत सारे करप्शन के। शुगर का बहुत बड़ा स्कैम था जिसके बाद फिर वो फ्रंटियर पोस्ट वाले साहब को जब ये हुकूमत में आए तो चर्च के केस में अंदर भी करवा दिया था एक साहबी को। तो इस तरह के तो नहीं चाहिए ना सर। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा, आप मुझे इजाज़त दें, मैं हिस्टोरिकल जो सोल्यूशन आते रहे और इम्प्लीमेंट होते रहे उससे किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। पाकिस्तान जब स्टेबलाइज शुरू हुआ अयूब खान का रिजीम, 60s का रिजीम, GDP ग्रोथ में हम एक मेरिकल कंट्री, मौजज़ा हुआ। 10 साल तक हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में से शायद सबसे ज़्यादा रही। साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ क्रिएट हुई। बिल्कुल। रीजनल प्रोविंस के दरमियान भी इनइक्वलिटीज़ थी, लोगों के दरमियान भी तबकाती एक कशमकश और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये साइड इफेक्ट हुआ। ठीक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रिजीम, ठीक, पॉवर्टी लेवल यकीनन कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की गई, इन्फ्लेशन बढ़ा क्योंकि इंडस्ट्री बंद हुई। ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ा और स्टॉक इंडेक्स की आप बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज तो था ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुका था। ठीक, तो वहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ा कि ठीक है, इसकी परवाह नहीं करनी, फिलहाल इसको देख, सोशल साइड को देख। एक वो दौर आया जब आपने पॉलिसी अडॉप्ट की कि आपकी जो मिडिल क्लासर्स थे और लो इनकम थे, इनको आपने शुरू किया कि ये मिडिल ईस्ट में और दूसरी कंट्रीज में जाएंगे। इसी टेन्योर में एक बड़ा जंप आया डॉलर की प्राइस में भुट्टो साहब के दौर। वो तो फिक्स्ड रिजीम था, उसको हमने 5 रुपए का जो डॉलर था 10 रुपए पे फिक्स कर दिया था। एग्जैक्टली। ठीक, क्योंकि आधा मुल्क अलहदा हो गया था। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब आपकी लेबर बाहर जाना शुरू हुई तो एक उसका साइड इफेक्ट हुआ, रेमिटेंसेस आपके बढ़े, एम्प्लॉयमेंट लोगों को बाहर मिला, अच्छी बात है। लेकिन सोसाइटी में एक नया तबका क्रिएट हुआ जो बाहर से नई वैल्यूज लेके आता था। और जो लोग मोहब्बे वतन यहाँ काम करते रहे उनके ऊपर डोमिनेट हुआ, वो डिप्रेस हुए। ये हुआ 90s से जो गेम शुरू हुई है, 1 by 1 जो आने शुरू हुए मुख्तलिफ टीम। नहीं, आप 79 से 87 तक का भी बताए ना। उसमें देखिए, उसमें क्या हुआ, वो बेसिकली डी नेशनलाइजेशन का एरा शुरू हुआ। डी नेशनलाइजेशन में आपने ये किया कि जो इंडस्ट्री नेशनलाइजेशन थी वो दोबारा देनी शुरू की। 1-2% इन्फ्लेशन कम हुई, 1-2%, ज्यादा नहीं हुई। इन्फ्लेशन में थोड़ा सा रिड्यूस आया था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई थी। उसके साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि वो उसको सिर्फ डी नेशनलाइजेशन ना कहें, वो उसके ऊपर एक लेवल लगा हुआ था इस्लामाइजेशन का भी है। वो साथ साथ एक पॉलिसी चल रही थी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि पॉलिटिकली आप पूरी दुनिया से डिटैच हो गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो आपको सफ़र करना पड़ा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट, और वहीं से आपकी फॉरेन पॉलिसी का हुलिया बिगड़ना शुरू हुआ। आज तक हम सही नहीं करते। तो हर एक की कॉस्ट तो पे करनी। फिर आ गए ये 90s में तो आके जो तबाही शुरू हुई है, इसके बाद 90s से आके वो दौर शुरू हुआ कि जब इंडिया का ग्रोथ रेट आपसे ज़्यादा होना शुरू हो गया और आपका ग्रोथ रेट इंडिया से कम होते गया, और फिर एक स्टेज वो आई कि आपकी पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से कम हो गई। हर चीज़ में आप पीछे जाते रहे फिर 1 by 1। ठीक, ये उसके बाद हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर ये क्लेम करती हैं, जो लोग अभी तक पावर में नहीं आई, जो पार्टीज़
लेकिन वो कुछ सीटें ले लेते हैं या अभी नहीं ले सके, प्लान बना रहे हैं लेने का। सही। उनका क्लेम ये होता है कि अगर हम पावर में आ गए तो हम चेंज कर देंगे, क्लेम होता है। एग्जैक्टली। वो पार्टीज जो पहले पावर में 2-3 मरतबा आ चुकी हैं, उनका क्लेम होता है अगर हमारी हुकूमत रहने दी जाती तो चेंज हो जाता। हम तो करने वाले थे, 2 दिन की और बात थी। सही। 5 साल में तो नहीं किया, 3 साल में तो नहीं किया, वो उस हफ्ते हो जाना। आखिरी दिन को ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि खजाने खोल दो, आवाम को बोलो आके लूट ले। उनका ये क्लेम होता है। देखिए इसमें एक बड़ा क्लियर कट होता है जो पॉलिसीज होती हैं। आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स में, देखें वहाँ की दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को देखें, आप लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स को देखें यूके में, यूरोपियन यूनियन में देखें, वहाँ पॉलिसीज़ दी जाती है इलेक्शन से पहले। जो मैनिफेस्टो आता है, एजेंडा आता है, उसमें बताया जाता है कि हम क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। ये कोई पॉलिसी नहीं है कि कहें कि हम गुर्बत कम करेंगे, हम बेरोज़गारी कम करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे। ये पॉलिसीज़ नहीं होती, सॉरी टू से, ये पॉलिसी नहीं होती, ये आपकी विशफुल थिंकिंग्स होती हैं। ये आप सोच रहे होते हैं, ये आपकी नारेबाजी होती है। पॉलिसी ये है कि ये मसला है, इसका हल हम ये करेंगे। आप बताएं कि आप टैक्स किस पर लगाएंगे, किस पर टैक्स कम करेंगे। जिस पर लगाएंगे वो ज़रा आपका फिर वोटर रहता है या नहीं रहता पता लगेगा ना। तो क्या आप इंडस्ट्री लगाएंगे, किसके पैसे कम करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, वो अपना आप बताएं, साइड इफ़ेक्ट बताएं, ये बताएं कि ये हम काम कर रहे हैं, इसके नतीजे में ये तबका फ़ायदे में जाएगा और ये तबका। आपको क्या लग रहा है PMLN जो इस वक्त मसाइल को बार बार उजागर कर रही है, करप्शन हो रही है, ने अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं, किसी ने भी अभी देखें, सबने ये वो बेरोजगारी कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, GDP का ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, तालीम आम, मतलब ये सिर्फ ये डुगडुगी बजाई जा रही है। कॉमन एजेंडा नजर आती कहती हैं वो उसको। वो कौन सी पार्टी है जो कहती है कि हम ये नहीं करेंगे? सब कहते हैं सब करेंगे, सिर्फ वोट के लिए कह रहे हैं। आप कोई कर नहीं पाया, उसका बताएं। पॉलिसी नहीं है, मतलब रिपब्लिकन बताती है कि हम इस दफा टैक्स रेट कम कर देंगे और टैक्स रेट कम करके जो रेवेन्यू कम होंगे तो हम इस दफा हेल्थ पे बजट भी कम कर देंगे। ठीक है ना। अब एक तबके को पता लग गया हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, एक तबके को ये पता लग गया अच्छा हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, हम इस दफ़ा टैक्स ज़्यादा लगाएंगे लेकिन हम तालीम पे खर्चा और हेल्थ पे ज़्यादा करेंगे। अब पता लग गया कि ये पार्टी आएगी तो टैक्स वालों को पता लग गया हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कुछ लोगों को पता लग गया हमें एजुकेशन अच्छी मिलेगी। भी बताएं नुकसान में कौन जाएगा, फ़ायदे में कौन जाएगा? मतलब आपका ये कहना है कि जो पार्टीज अब जाके मंशूर बनाएं या जिनके मंशूर बने हुए हैं तो वो अपने मंशूर के साथ एक हल बताएं और उसमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा। अगर कोई ये क्लेम करता है कि जी हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे बैरून मुल्क, पाकिस्तानियों से या बैरून मुल्क से हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, तो वो ये भी बताएंगे कैसे ले आएंगे और कहाँ इन्वेस्ट कराएंगे, और लाने की रीज़न बताएं ना आप। अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, तमाम इकोनॉमिस्ट जानते हैं इन्वेस्टमेंट के इंड्यूस करने के लिए, उसके इनफ्लो के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। आप कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, सही, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट आप कहते हैं कम कर देंगे तो आप बताएं ना, स्टेट बैंक से अनाउंस करवाएं सही कि हम हाँ कर देंगे कम, और अगर कम कर देंगे तो फिर डिपॉजिटर्स को क्या देंगे, उनको भी कम देंगे क्या? आप बताएं किसको नुकसान होगा, किसको ऐसा नहीं होता, ये जीरो सम। मतलब कोई क्लियर नहीं है आपकी नज़र में, कोई भी क्लियर नहीं है, किसी ने कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं। चलो मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है क्योंकि मुझे इशारा हो गया, मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि दुनिया की महज़ब जमहूरियतों में, महज़ब मईशतों में हमें थिंक टैंक्स नज़र आते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के शेल्टर में बहुत सारे थिंक टैंक रहे, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में थिंक टैंक अपने अपने मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर बने हुए थे। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के अपने प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट नहीं, वो तो पार्टियों के बने ना सर, वो जो पार्टियां जिनको पैसे देती हैं वो आ जाते हैं, फिर वो अपने हिसाब से पॉलिसीज देते हैं। जी वो मतलब सरकारी सतह पे हमने नहीं देखा कि जी आपने पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे अच्छी सोच रखने वाले लोगों को बुला के बिठा दिया हो, कोई 20-25 बंदों का ग्रुप हो जो तालीम से भी हों, सेहत के शोबे से भी हों, मईशत के शोबे से भी हों, बैंकारी से भी हों, सनतों से भी हों। इस तरह ऐसा कोई हमें ज़रा साहब की गई, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम आई इन कोशिशों में। एक तो ये कि वो थिंक टैंक्स के नाम पर जिन लोगों को इंक्लूड किया गया, जिनको इंट्रोड्यूस कराया गया, वो खाली टैंक थे, वो तो थिंकर्स नहीं थे, वो खाली टैंक थे। वो वेल नोन लोग थे, वही जो नारेबाज थे, नारेबाजी करते थे पार्टी में, वही लोग थे। पहले तो ये किया गया। फिर दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि बाज़ दफ़ा जेन्युइनली जो थिंकर्स थे, जो कोई आइडियोलॉजी या विजनरी सोच दे सकते थे, उनको इंडक्ट किया गया, लेकिन उनका इंडक्शन जो था वो सिर्फ एक सर्मोनियल आप समझे था, एक रस्मी कार्रवाई थी। उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई, ना उस रिपोर्ट को किसी ने पढ़ा, ना उसको किसी ने क्रिटिसाइज करने की जहमत की, ना सोचा कि उन्होंने क्या कहा। पढ़े लिखे लोग होंगे तो पढ़ेंगे ना सर। ये एक आपका फ्लॉ है कि जो आपका पूरा पॉलिसी जिनके हाथ में है
वो उन पॉलिसीज़ को समझ। चलें डॉक्टर साहब, टाइम ख़त्म हो गया, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, मईशत एक बहुत बड़ा जाल है अगर इसमें हम बात करना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, हल कंहिं वटि बि कोन्हे ऐं असांजी इहा सजेशन अथव त तव्हां खां जेकॾहिं को बि माण्हू वोट वठणु अचे त उनखां इहो ज़रूरु पुछिजो त तव्हांखे रोज़गार मिलंदो, अगरि मिलंदो त कहिड़े तरीक़े सां मिलंदो, कहिड़ी पॉलिसी तहत मिलंदो। मंशूर जेके पार्टियूं ॾियनि थियूं, मैनिफेस्टो जेके पार्टियूं ॾियनि थियूं, जीअं कुझु ॾींहं अॻु में ज़रदारी साहिबु चयो हिकिड़े इंटरव्यू में त तव्हां यकीन कयो या न कयो, असां ॿीहर इलेक्शन में रोटी कपिड़ा ऐं मकान ते वेंदासीं। बिल्कुलु रोटी कपिड़ा ऐं मकान जेको आहे अॼु बि हर माण्हू घुरी रहियो आहे, पर बदकिस्मती सां शायदि मिलियो कोन्हे माण्हुनि खे, ऐं जिन खे मिलियो उहे माण्हू आहिनि जेके ऑलरेडी पंहिंजो घर विञाए वेठा बोर्ड में बरसाति में, उन्हनि खे कुझु न कुझु मिली वियो आहे। बट एट लार्ज पाकिस्तान में कंहिं बि क़िस्म जी पॉलिसी जो तमामु वॾो फुक़दान आहे ऐं ऐलान करणु, हुकूमत ते तनक़ीद करणु या सियासी तौर ते मुखालिफ़त करण जे लाइ इन खे एज़ अ ढाल इस्तेमालु करणु, एज़ अ हथियार इस्तेमालु करणु त हिन हुकूमत हीअ कयो, हिन हुकूमत हीअ कयो। बराए महिरबानी असांजी सियासतदाननि खां बि इहा गुज़ारिश आहे त बराए महिरबानी पंहिंजे पार्टियुनि में वेठल पढ़ियल लिखियल माण्हुनि खे विहारे करे उन्हनि खां पुछो त जेन्युइन हल कहिड़ो हूंदो। ईअं न थिए जो अॼु जेके माण्हू दावा कनि था त उहे हिते खीर जूं नदियूं वहाए छॾींदा, हिते बिजली हर घर में हूंदी, हर माण्हू खे मुफ़्त दवा मिलंदी, हर माण्हू खे मुफ़्त तालीम मिलंदी, करप्शन ख़तमु थी वेंदी, टैक्स चोरी ख़तमु थी वेंदी, बहितरीनु टैक्स निज़ाम हूंदो। ख़ुदा जे वास्ते उन जे लाइ का पॉलिसी ठाहियो। तव्हांजे नारनि जी हिन क़ौम खे ज़रूरत कोन्हे, तव्हांजी पॉलिसीज़ जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं तव्हां पॉलिसीज़ आणींदो ऐं उन्हनि खे इम्प्लीमेंट कराइण जी कोशिशि कंदो, जेकॾहिं तव्हांजूं पॉलिसीज़ सुठियूं हूंदियूं त आवाम बार बार तव्हांखे इक़्तिदारी अवाननि में आणींदो, ऐं जेकॾहिं तव्हां न बि अची सघंदव त पोइ तव्हां खां पोइ जेका बि पार्टी इक़्तिदार में ईंदी उहा उन पॉलिसीज़ ते एटलीस्ट उन पॉलिसीज़ खे ॾिसंदे अमल ज़रूरु कंदी। तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरो ई शौक़ ज़दारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।